तो आइए मित्रों, जानते हैं हम लोग भारतीय सीमा पर स्थित सीमा विवादों के बारे में। सीमा विवादों में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आ जाता है आपके पाकिस्तान को लेकर हमारे एक तो पाक अधिकृत कश्मीर का विवाद है, जिसको मैंने आपको बताया ही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कुछ भाग आपके पाकिस्तान ने हड़प रखा है आपके, तो कश्मीर को लेकर हमारे और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद है। एक आपके सरक्रिक का क्षेत्र है आपके, इसको लेकर भी आपके पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद चला आ रहा है। हालांकि सरक्रिक का जो क्षेत्र है मित्रों आपके, ये गुजरात के कच्छ जो है आपके ज़िला है गुजरात का, इसका यहाँ कुछ दलदली भाग है और पाकिस्तान इसको अपनी आधिकारिक सीमा मानता है, परंतु ये सरक्रिक पूर्ण रूप से भारत का क्षेत्र है आपके, पर पाकिस्तान इसको अपनी आधिकारिक सीमा बताता है। सरक्रिक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में आपके युद्ध भी हो चुका है। 1965 का युद्ध सरक्रिक के क्षेत्र को ही लेकर हुआ था। उसके बाद अगर बात की जाए मित्रों तो आ जाता है आपके चीन के साथ हमारे विवादों के ऊपर चर्चा करते हैं, सीमा विवाद। तो चीन के साथ अगर मित्रों सीमा विवाद की बात की जाए तो सबसे पहले आता है अक्साई चीन का जो क्षेत्र है उसका विवाद। ये जो मित्रों हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, इसमें से आपके जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की जो सीमा है वो आपके चीन के साथ में लगती है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। और मैंने आपको जब बताया था अभी सीमा के अंदर कि चीन ने जो है आपके एक लद्दाख के कुछ भाग को आपके हड़प लिया था 1962 के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्साई चीन। तो ये जो अक्साई चीन है इस पर भारत अपना दावा जताता है और चीन अपना दावा जताता है। और भारत और चीन के बीच की जो अस्थायी सीमा है जिसको हम लोग बोलते हैं LAC, तो ये अक्साई चीन का विवाद और वर्तमान में गलवान घाटी विवाद क्यों पनपा, इसके पूरे के पूरे इतिहास को हम लोग समझते हैं। आइए जानते हैं चीन के साथ विवाद का इतिहास। मित्रों चीन के साथ में हमारे जो है आपके अक्साई चीन के क्षेत्र को लेकर जो समझौते हुए हैं उसमें एक तो 1842 का सिख तिब्बत समझौता आता है। सिख तिब्बत समझौता 1842 में हुआ था, जिसमें आपके पंजाब के क्षेत्र में आता था आपके ये जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र। और पंजाब के उस समय शासक थे आपके महाराजा रणजीत सिंह जी के क्षेत्र में आता था ये पूरा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र। तो इस समझौते के तहत मित्रों आपके अक्साई चीन का जो क्षेत्र है, अक्साई चीन का क्षेत्र, ये क्षेत्र आपके जम्मू कश्मीर में मिला दिया गया या जम्मू कश्मीर क्षेत्र का मान लिया गया था इस सिख तिब्बत समझौते के बाद। उसके बाद मित्रों हम लोग बात करें ब्रिटिश कालीन लाइन में, तो इसमें आती है आपके एक तो अर्दग जॉनसन लाइन। अर्दग जॉनसन लाइन 1860 के अंदर आपके सामने आई थी। विलियम जॉनसन जो थे आपके, इन्होंने आपके 1860 के अंदर आपके सर्वेक्षण के आधार पर इसका निर्धारण किया था। 1860 के अंदर विलियम जॉनसन द्वारा ये आपके लाइन निर्धारित की गई थी। और इस जॉनसन लाइन के अंतर्गत भी कहा गया कि अक्साई चीन का जो क्षेत्र है आपके वो भारत का है। अक्साई चीन का क्षेत्र जो है वो भारत का मान लिया गया। तो ये जॉनसन जो लाइन है आपके, ये अक्साई चीन के क्षेत्र को भारत का मानती है आपके। आगे चलकर मित्रों आपके 1897 में आपके लंदन के अंदर आपके आर्मी खुफिया प्रमुख मेजर जनरल जॉन अर्दग द्वारा आपके भारत के अंदर जो ब्रिटेन सरकार थी भारत के अंदर, उसको एक प्रस्ताव भेजा गया और उस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत की आप जो सीमा है
वो जॉनसन लाइन के आधार पर क्या कर दीजिए, निर्धारित कर दीजिए। तो याद रखिएगा, जॉनसन लाइन के आधार पर आपके सीमा को निर्धारण करने का जो है प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था 1897 के अंदर। और जॉनसन लाइन क्या कहती है आपके कि अक्साई चीन क्षेत्र किसका है, भारत का है, और भारत इसी जॉनसन लाइन को मानता है आज भी। उसके बाद अगर बात करें मित्रों तो मैकार्टनी मैकडोनाल्ड मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन हमारे सामने आती है। मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन 1899। एक्चुअली मित्रों भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने चीन को अपना एक दूत भेजा, उस दूत का नाम था आपके मैकडोनाल्ड, है ना, सर क्लाउड मैकडोनाल्ड को भेजा था, एक प्रस्ताव लेकर चीन के पास में भेजा सर क्लाउड मैकडोनाल्ड को। इस प्रस्ताव में कहा गया मैकडोनाल्ड के अनुसार कि अक्साई चीन का जो क्षेत्र है आपके वो चीन के अंदर माना गया, अक्साई चीन के क्षेत्र को चीन का माना गया। पर मित्रों इस प्रस्ताव पर चीन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और जब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो ब्रिटिश भारत सरकार जो थी आपके उसने आपके जॉनसन लाइन को ही आपके जो है जॉनसन लाइन को ही जो है वास्तविक सीमा मान लिया था। आपके जॉनसन लाइन के अनुसार ही सीमा का क्या कर दिया, निर्धारण कर दिया, क्योंकि मैकार्टनी मैकडोनाल्ड के जो प्रस्ताव है उस पर चीन ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। और मैकडोनाल्ड लाइन क्या कहती है कि अक्साई चीन का क्षेत्र किसका है, चीन का है। वर्तमान में चीन इस मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन को ही वास्तविक सीमा मानता है और वो कहता है कि अक्साई चीन हमारा है। उस समय तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और आज कहता है कि वो हमारे उसके अनुसार ही सीमा निर्धारित हुई है, मैकडोनाल्ड लाइन के अनुसार। आगे चले मित्रों हम लोग तो आपके 1914 में आपके सर हेनरी मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। मैकमोहन ने आपके अध्यक्षता की थी शिमला सम्मेलन, त्रिस्तरीय सम्मेलन हुआ था आपके शिमला के अंदर, और इसकी अध्यक्षता की थी आपके सर हेनरी मैकमोहन ने। और इसके अंतर्गत आपके मूल रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमा का निर्धारण किया गया। जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य है उनकी जो है आपके चीन और भारत के बीच की जो सीमा है उसका मूल रूप से निर्धारण किया गया। और मैकमोहन सीमा रेखा भी जो है आपके अक्साई चीन के जो क्षेत्र है, अक्साई चीन के क्षेत्र को भारत का मानती है, भारत का मानती है। तो मित्रों जॉनसन लाइन अक्साई चीन को भारत का मानती है, मैकडोनाल्ड लाइन अक्साई चीन को चीन का मानती है, और लास्ट जो आपके मैकमोहन सीमा रेखा के अनुसार भारत और चीन का जो है सीमा का निर्धारण हुआ था 1914 में, ये भी आपके अक्साई चीन के क्षेत्र को भारत का मानती है। इसके तहत मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा का निर्धारण किया गया था आपके, और वर्तमान में हम लोग इसी को हमारी सीमा मानते हैं, मैकमोहन सीमा रेखा। इसलिए भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन सीमा रेखा कहते हैं। मित्रों समय बीतता गया और आगे चलकर 1947 में भारत आज़ाद हो गया। इधर भारत आज़ाद हुआ तो उसी समय आपके 1949 में चीन भी आज़ाद हुआ, चीन भी आज़ाद हुआ। और चीन जैसे आज़ाद हुआ मित्रों 1950 के दशक में, 1950 के दशक में आपके चीन ने जो है एक सड़क निर्माण कार्य शुरू किया। ये जो सड़क का निर्माण का कार्य शुरू किया था चीन ने, यहाँ मित्रों हमारा जो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है इससे चीन का जो है आपके जिंगजियांग राज्य लगता है। चीन का एक राज्य है जिंगजियांग, ये हमारे इस लद्दाख से सीमा बनाता है।
इधर ये आ जाता है पश्चिमी तिब्बत। तो 1950 के दशक में जो सड़क का निर्माण किया था चीन ने, वो जिंगजियांग क्षेत्र को आपके पश्चिमी तिब्बत से जोड़ने हेतु एक सड़क का निर्माण किया। और ये जो पूरी की पूरी सड़क थी, ये 1200 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण चीन ने किया 1950 के दशक के अंदर। इस सड़क का जो है आपके 179 किलोमीटर भाग जो है वो भारत के अक्साई चीन क्षेत्र से होकर गुजरता था। 179 किलोमीटर, बहुत ही गौर से समझिएगा इस चीज़ को, यहीं से विवाद उत्पन्न होता है। 179 किलोमीटर भाग अक्साई चीन से होकर गुजरता है। 1950 के दशक में चीन ने इस सड़क का निर्माण किया, लेकिन मित्रों भारत को इसकी जानकारी एक बहुत लंबे समय बाद पता चली, क्योंकि यहाँ पर काराकोरम श्रेणी का विस्तार है और काराकोरम पहाड़ियों के पीछे आपके अक्साई चीन के क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया गया। तो उस समय आपके भारत को इसका जो है बहुत ही बाद में आपके 1958 में, है ना, भारत को इस चीज़ का पता चला। तब आपके भारत सरकार ने चीन को आपके क्या किया, एक रिपोर्ट किया कि भाई आपने हमारे क्षेत्र में सड़क का निर्माण कैसे कर दिया, ये तो आपके हमारा इलाका है। तब चीन ने इसको आपके पुनः 1959 में जवाब दिया। उस समय चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो थे आपके जाऊ एन लाई। तो जाऊ एन लाई ने आपके जवाब दिया कि अक्साई चीन का जो क्षेत्र है, अक्साई चीन का क्षेत्र वो चीन का है। जाऊ एन लाई ने क्या कहा कि अक्साई चीन का क्षेत्र वो किसका है, चीन का है। ये चीन की तरफ से 1959 में जवाब आया। तो भारत ने इसको मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये तो हमारा है अक्साई चीन का। तो यहाँ से विवाद की उत्पत्ति हुई और 3 साल बाद 1962 में भारत और चीन के बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया। और इस युद्ध के पश्चात ही चीन ने अक्साई चीन के क्षेत्र को हड़प लिया। अक्साई चीन क्षेत्र चीन के अधीन आ गया। तो चीन ने इसको अपने हड़प लिया 1962 के युद्ध के उपरांत। तो यहाँ तक मित्रों अक्साई चीन का क्षेत्र चीन के क्षेत्र में चला गया और हमारे और भारत के बीच में एक अस्थायी चीन और भारत के बीच में एक अस्थायी सीमा बन गई, लाइन ऑफ कंट्रोल। 1962 के बाद भी मित्रों चीन और भारत के बीच में सीमा को लेकर बहुत सारी क्या होती गई, घटनाएं होती गई। इन घटनाओं को भी अगर हम लोग देखें तो एक घटना होती है आपके 1967 के अंदर, 1967 के अंदर। इस समय आपके जो चीन है वो सिक्किम के नाथुला दर्रे को अपना बताता है और वहाँ पर अपनी आर्मी को भेज देता है, लेकिन भारतीय सेना द्वारा चीन को हारना पड़ता है और वापस पीछे जाना पड़ता है। उसके बाद आपके 1975 में भी चीन ने आपके अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार बताया और वहाँ पर भी अपनी सेना को भेजा और भारत और जो है चीन की सेना के बीच में घटनाएं घटी और 4 भारतीय सैनिकों को भी चीन ने मार दिया था आपके 1975 के अंदर। फिर आपके अप्रैल 2013 में एक घटना घटती है आपके दौलत बेग बोल्डी क्षेत्र में। ये दौलत बेग बोल्डी क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं DBO। तो दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र जो है आपके ये पड़ता है मित्रों यहाँ पर, ये जो LAC है इसके जस्ट पास में यहाँ पर ये DBO क्षेत्र है, DBO। और ये क्षेत्र जो है वो सियाचिन के जस्ट पास में पड़ता है। इस क्षेत्र में आपके चीनी सेना ने क्या कर दिया, भारतीय सेना पर आक्रमण कर दिया था। तो फिर वापस आपके थोड़े दिनों बाद में शांति हो गई थी। 2013 में ये घटना घटी। फिर 2017 के अंदर चीनी सेना ने एक बार और भारत और चीनी सेना के बीच में घटना घटी थी। वो हुई थी मित्रों आपके डोकलाम लेकर, डोकलाम आर्मी स्टैंड ऑफ के नाम से इसको जाना जाता है।
ये पूरा का पूरा क्या था, डोकलाम का मामला 2017 के अंदर ये मामला हुआ था। इसमें मित्रों हमारे और जो चीन के बीच में ये सिक्किम का क्षेत्र है, ये भूटान आ जाता है इधर, तो यहाँ आता है भूटान, इधर आता है नेपाल, और ये हमारे भारत का सिक्किम। तो भूटान का कुछ मामला यूँ है यहाँ पे, और यहाँ आ जाता है आपका चीन, ये है हमारा भारत का सिक्किम। यहाँ आता है चिकन नेक। तो अब ये डोकलाम क्षेत्र यहाँ है और चीन ने क्या किया, यहाँ तक सड़क का निर्माण किया, डोकलाम तक। तो इसका विरोध किया भूटान ने भी और भारत ने भी कि भाई आप यहाँ सड़क का निर्माण मत करो, ये जो है क्षेत्र भारत, चीन और भारत के, भूटान के बीच में विवादित क्षेत्र है। और डोकलाम तक सड़क का निर्माण करते ही चीन जो है वो चिकन नेक तक पहुँच जाएगा। चिकन नेक के बहुत नज़दीक पड़ता है, इसलिए भारत ने भी अपने सामरिक दृष्टि को नज़र रखते हुए इस चीज़ के अंदर, घटना के अंदर अपना जो है हस्तक्षेप किया और अपनी सेना को चीन की सेना के सामने खड़ा कर दिया। 73 दिन तक आपके 73 डेज तक भारत और चीन की सेनाएं डोकलाम क्षेत्र में आमने सामने खड़ी रही और आखिरकार चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा। तो ये 2017 का डोकलाम विवाद था। उसके बाद मित्रों आपके 2020 में वर्तमान में आपके 15 जून को आपके गलवान घाटी विवाद हुआ, गलवान घाटी विवाद। तो आप देखते आ रहे हैं कि एक लंबे समय से भारत और चीन के बीच में सीमा का विवाद होता ही रहा है। आपके जो 1942 में तिब्बत सिख समझौता हुआ था, उसमें अक्सर चीन को भारत का माना गया। अर्दंग जॉनसन लाइन के अनुसार ये अक्सर चीन को भारत का माना गया। मैकार्डी मैकमोहन लाइन अक्सर चीन को चीन का मानती है, लेकिन चीन ने इसके ऊपर कभी भी पहले आपके जो है प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब ये इसको अपना मानती है चीन। मैकार्डी मैकमोहन लाइन को मानती है, मैकडोनल्ड लाइन को। मैकमोहन सीमा रेखा कहती है कि अक्सर चीन भारत का है आपके। फिर आपके 1950 के दशक में सड़क निर्माण जो हुआ अक्सर चीन के अंदर, वहाँ से ये आपके अक्सर चीन की घटना आगे बढ़नी शुरू हो गई और 62 में अक्सर चीन के क्षेत्र को चीन ने हड़प लिया। आपके 62 के बाद भी आपके सिक्किम के नाथुला दर्रे पर चीन ने अपना अधिकार बताया, अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार बताया 75 के अंदर। 2013 के अंदर डॉलट बैग बोल्डी जो आपके लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है, LAC के पास में, सिक्किम के सियाचिन के पास में, यहाँ पर भी उन्होंने आपके घटनाएं आक्रमण किया और घटनाएं घटाई। 2017 के अंदर डोकलाम जो आपके क्षेत्र है, वहाँ पर भी भारत और चीन के सैनिक आमने सामने खड़े रहे 73 दिन तक और आखिरकार चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा। आपके 2020 की जो अभी गलवान घाटी की घटना है, ये क्या है, इसको अब हम लोग समझते हैं मित्रों। तो चलिए देखते हैं गलवान घाटी की घटना को। मित्रों भारत ने क्या किया है, भारत ने आपके जो ये आपके दौलत बैग बोल्डी है, यहाँ से सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जो सीधा कहाँ तक आता है आपके, यहाँ एक दो जगहें पड़ती है, एक का नाम है आपके डरबुक और एक का नाम है श्योक। तो ये जो हमारी सड़क लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं डीबीओ डरबुक श्योक सड़क लाइन। ये भारत ने निर्माण कार्य शुरू किया। तो ये जो आपके डीबीओ डरबुक श्योक सड़क लाइन है, इसका एक ऑफ मार्ग जाता है जो सीधा किस तरफ जाता है, गलवान घाटी की तरफ। यहाँ गलवान घाटी स्थित है आपके। इस गलवान घाटी के अंदर ये आपके गलवान नदी बहती है। घाटी क्या है, दोनों तरफ पहाड़ियों का इलाका है, बीच में आपके एक सकड़ा गहरा खाई नुमा आपके मार्ग है जिसको हम लोग बोलते हैं घाटी। और इसी घाटी के अंदर आपके जो है गलवान नामक नदी बहती है। इस नदी का उद्गम तो चीन से होता है, लेकिन ये गलवान नदी कुछ भारत के क्षेत्र में भी बहती है। तो हमारे भारत के क्षेत्र में जब ये गलवान नदी बहती है आपके, तो इधर भी कुछ भारत का इलाका है और इधर भी कुछ भारत का इलाका है। तो यहाँ आपके एक ब्रिज बना हुआ है जो झूलता हुआ ब्रिज है, मतलब उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पशु पक्षी या मानव चल सकता है, गाड़ियाँ वगैरह नहीं जा सकती। तो भारत ने क्या किया, इसका एक जो ये सड़क मार्ग किया, तो इसमें एक ऑफ रूट भी निकाला, सड़क मार्ग जो है बनाया, जिसके अंतर्गत आपके इस गलवान घाटी
से के ऊपर से आपके सड़क होकर गुजरती है, जो भारत के इधर वाले इलाके को भी जोड़ती है। चीन को ये बात नागवार गुजरी कि भारत अगर यहाँ सड़क का निर्माण कर देगा तो वो LAC के पास में अपने सामरिक दृष्टि को बहुत ही मजबूत कर देगा। तो ऐसे में चीन ने इसका क्या करना चाहा, विरोध करना चाहा और छोटी मोटी उसने घटनाएं करनी शुरू कर दी, जिसमें एक तो 5 मई की घटना आती है आपके पगेंग तसो झील के ऊपर। पैगोंग तसो झील जो है मित्रों, ये झील आपके भारत में भी पड़ती है, लद्दाख के क्षेत्र में, और इसका कुछ भाग जो है वो तिब्बत के क्षेत्र में यानी चीन के क्षेत्र में भी आता है। ये झील 89 किलोमीटर तिब्बत में फैली हुई है और 45 किलोमीटर हमारे भारत के क्षेत्र में फैली हुई है। इस झील का कुछ भाग इस तरीके से आपके यूं, और इसके जो ये ऊपरी सिरे हैं, उत्तरी भाग, इसमें ये पहाड़ियाँ कुछ इस तरीके से निकली हुई है, जिसको हम लोग 8 फिंगर्स के नाम से जानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8 फिंगर्स कहलाती है। और ये एक झील है जिसको हम लोग पैगोंग तसो झील के नाम से जानते हैं। तो इसमें विवाद क्या पनपा कि 5 मई को आपके जो ये 1 से लेकर 4 तक की आपके फिंगर्स है, इस पर आपके भारत का अधिकार है, और 4 से लेकर 8 तक है, इस पे आपके चीन का अधिकार है। आपके इस झील के 8 फिंगर्स के ऊपर 1 से 4 तक भारत का अधिकार, 4 से 8 तक आपके चीन का अधिकार है। तो यहाँ पर भारतीय सेना और चीनी सेना द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है। एक सेना आती है इधर से आपके, तो जो है निरीक्षण करके चली जाती है, इधर से चीन की सेना आती है, निरीक्षण करके चली जाती है। तो 5 मई को भारतीय सेना को यहाँ पर पेट्रोलिंग करने से रोका गया। तो यहाँ से ये विवाद की उत्पत्ति हुई अभी हाल ही के अंदर 5 मई के बाद से। ठीक है मित्रों, याद रखिएगा पैगोंग तसो जो झील है वो सर्दियों में जम जाती है और ये एक लवणीय झील है, खारे पानी की झील है। सर्दियों में जमने के कारण इसके ऊपर पोलो और स्केटिंग, ये जो आइस स्केटिंग होती है वो भी होती है। 3 इडियट्स की जो शूटिंग हुई थी, आपको पता होगा लास्ट में जो 3 इडियट्स की जो शूटिंग खत्म होती है वो एक झील के किनारे पर होती है। वो झील यही है आपके पैगोंग तसो झील। और ये जो आपके 8 फिंगर्स की जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों को आपके चैन चांगमो के नाम से जाना जाता है आपके। तो ये पगेंग तसो झील का भी विवरण हो गया और इससे संबंधित जो शुरुआत में घटना हुई थी उसका भी जिक्र हो गया आपके। उसके बाद मित्रों आपके घटना होती है 10 मई को। 10 मई को आपके सिक्किम के अंदर आपके जो है आपके मुगुथांग घाटी में घटना होती है। इसमें क्या होता है, सिक्किम के अंदर 10 मई को मुगुतांग घाटी में, यहाँ पर हमारी सीमा के अंदर आ जाते हैं चीनी सैनिक और वहाँ पर एक बोर्ड लगा देते हैं कि ये क्षेत्र जो है वो चीन का है और आप यहाँ से चले जाओ। तो ये घटना होती है 10 मई को। उसके बाद मित्रों आपके चीन अपनी मेन समस्या पर आता है कि भाई मुझे प्रॉब्लम कहाँ पर है, मुझे प्रॉब्लम है गलवान घाटी को लेकर। आप यहाँ सड़क बना रहे हो। तो 21 मई को आपके चीन ने खुलकर अपनी बात बताई। गलवान घाटी में उसने अपने सेनाएं एकत्रित कर दी। गलवान घाटी में चीनी सैनिक एकत्रित हो गए और वहाँ पर भारतीय सैनिकों को उन्होंने पेट्रोलिंग करने से रोकना शुरू कर दिया। तो ये खिटमुट होने शुरू हो गई आपके, और आखिरकार जाकर मित्रों आपके 15 जून 2020 की रात को भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच में 6 घंटे तक आपके बातचीत चलती है, लड़ाई झगड़ा चलती है। और जो है आपके एक्चुअली मित्रों भारत और चीन की सीमा पर उनके समझौते के तहत वो लोग वेपन्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, हथियार यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत और चीन की सेना पर जब भी सैनिक मिलेंगे वो बिना हथियारों के मिलेंगे, ये एक समझौता हो रखा है उनके बीच में। तो 6 घंटे तक उनके जो है आपके रात के अंदर 15 जून को मुठभेड़ हुई दोनों के बीच में ज़बानी, और आखिरकार आपके
6 घंटे के बाद भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच में बातचीत इतनी आगे बढ़ गई कि धक्का मुक्की पर वो उतर आए और इस घटना के तहत 20 भारत के सैनिक जो है बिहार रेजिमेंट 16वीं बिहार रेजिमेंट के 20 सैनिक मारे गए भारतीय। ये जो है आपके गलवान घाटी के अंदर आपके दम घुटने से और चीनी सैनिकों ने आपके जो नुकीली चीज़ों से और पत्थरों से वगैरह से बाहर से हमला किया था। वो यहाँ पर जो सैनिक इकट्ठा थे उसमें आपके भारत की तुलना में 5 गुना ज़्यादा चीनी सैनिक थे। लेकिन मित्रों जितने भारतीय सैनिक आपके शहीद हुए उससे ज़्यादा चीनी सैनिकों मारे गए थे, लेकिन चीन ने अपने आधिकारिक आंकड़े इसके जारी नहीं किए और भारत की 16वीं बिहार रेजिमेंट के 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए इस घटना के बाद। तो यही गलवान घाटी की घटना थी जो 15 जून 2020 की रात को आपके मुठभेड़ हुई थी, वो घटना आपके कहलाती है। उसके पीछे की सबसे बड़ी तात्कालिक वजह जो है वो भारत द्वारा DBO से लेकर आपके डरबुक श्योक सड़क मार्ग का निर्माण करना और इसका एक ऑफ रूट जो है आपके गलवान घाटी की ओर निकालना माना जाता है आपके। तो ये मित्रों पूरा का पूरा भारत और चीन के बीच में जो है सीमा विवाद के बारे में हमने दास्तान पढ़ी। याद रखिएगा मित्रों गलवान घाटी का नाम गलवान घाटी जो है आपके सर्वेंट्स ऑफ साहिबा का जो लेखक थे आपके गुलाम रसूल गलवान के नाम पर आपके इस गलवान घाटी और गलवान नदी का नाम रखा गया है। गुलाम रसूल गलवान कौन थे और इनके नाम पर ही गलवान घाटी और गलवान नदी का नाम गलवान क्यों पड़ा? तो याद रखिए मित्रों गलवान जो है आपके कश्मीरी घोड़ों का व्यापार करने वाला एक समुदाय है। गलवान क्या है? कश्मीरी घोड़ों का व्यापार करने वाला एक समुदाय है और गुलाम रसूल गलवान इसी समुदाय से संबंध रखते हैं। 1899 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने गुलाम रसूल गलवान के नेतृत्व में एक दल का गठन किया और इस दल का काम था आपके कि इस क्षेत्र में आपके जो नदी बहती है उस नदी की खोज करना और उस क्षेत्र के नदी के मार्ग की खोज करना। तो गुलाम रसूल गलवान ने ही इस नदी के मार्ग की खोज की थी, इसलिए इस घाटी का नाम गलवान घाटी और इस नदी का नाम आपके गलवान नदी पड़ गया आपके। तो ये मित्रों हमारे चीन के साथ दास्तान है। अब हम लोग बात करते हैं नेपाल के साथ हमारे सीमा विवाद को लेकर चर्चा करते हैं। नेपाल के साथ भी हमारी जो अभी वर्तमान में सीमा विवाद है वो भी काफ़ी चर्चा में रहा है। क्या है इसका पूरा का पूरा मामला उसको हम लोग जानते हैं। बात करते हैं नेपाल के साथ सीमा विवादों की। मित्रों नेपाल जैसे ये आपका नेपाल है और नेपाल से ही हमारे एक राज्य की सीमा लगती है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तराखंड। तो ये हमारा उत्तराखंड राज्य है और उत्तराखंड राज्य का यहाँ पर एक ज़िला पड़ता है, इस ज़िले का नाम है पिथौरागढ़। तो याद रखिएगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले के अंदर हाल ही में जो है आपके विवाद पनपा। विवाद है क्या, इसकी जड़ तक जाते हैं। तो मित्रों आप याद रखिएगा 1914-16 के अंदर आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। आंग्ल नेपाल युद्ध, ये युद्ध किस वजह से हुआ? आपके अंग्रेज़ों और नेपाल के गोरखा शासकों के बीच में। एक्चुअली मित्रों मुगलों का जब पतन हुआ, मुगलों का पतन, तो मुगलों के पतन के बाद आपके नेपाल के जो गोरखा शासक थे वो बहुत ही शक्तिशाली हो गए और गोरखा शासक जब शक्तिशाली हुए तो उन्होंने अपनी सीमाओं का क्या किया? विस्तार किया और नेपाल की सीमा को सिक्किम तक बढ़ा दिया, सिक्किम को अपने हाथ में ले लिया। इधर आपके उन्होंने उत्तराखंड का जो ये कुमायूं क्षेत्र है,
ये गढ़वाल क्षेत्र है, इसको भी उन्होंने नेपाल के अंदर मिला दिया और नेपाल की सीमा यहाँ तक ले ली। इधर दक्षिण के अंदर तराई क्षेत्र में आपके अवध के क्षेत्र को भी नेपाल में मिला लिया। तो अब जो है आपके नेपाल की सीमा का बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया था। आपके सतलज नदी से लेकर पश्चिम पूर्व में आपके यहाँ पर तीस्ता नदी तक आपके जो है नेपाल का विस्तार हो गया, सतलज से लेकर आपके तीस्ता नदी के बीच में। ये बात अंग्रेज़ों को नागवार गुजरी कि भाई गौर का शासक तो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। तो अंग्रेज़ों और नेपाल के बीच में जो है, जो गौर का शासकों के बीच में युद्ध हुआ। अब आपको पता है अंग्रेज़ तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, तो इनके सामने गौर का शासक टिक नहीं पाए और 16 तक आते आते गौर का शासकों ने हार मान ली। हार मानते ही गौर का शासकों यानी नेपाल के ऊपर अंग्रेज़ों ने एक संधि थोप दी। इस संधि को हम लोग बोलते हैं सुगोली की संधि। सुगोली की संधि। सुगोली की संधि कब हुई थी तो याद रखिएगा, ये संधि तो 1815 में हुई थी, लेकिन लागू हुई थी आपके 1816 के अंदर। इस संधि के अंतर्गत आपके नेपाल से गोरखा शासकों से उन्होंने उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र को वापस छीन लिया, कुमायूं क्षेत्र को उन्होंने वापस छीन लिया, इधर आपका तराई क्षेत्र इन अवध के क्षेत्र को नेपाल से वापस छीन लिया गया, इधर से सिक्किम क्षेत्र को नेपाल से वापस छीन लिया गया। और नेपाल की जो सीमा थी मित्रों, ये सीमा सुगोली की संधि के तहत काली नदी यहाँ बहती है। आपके नदी कौन सी है? आपके काली नदी, जिसको नेपाल के अंदर महाकाली नदी भी कहते हैं या काली नदी कहते हैं। हम लोग इसको शारदा नदी भी कहते हैं। तो महाकाली नदी कहो, काली नदी कहो या शारदा नदी कहो, यहाँ से लेकर पूर्व में यहाँ पर आपकी एक नदी बहती है मेची नदी। ये मेची नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। महानदी जो भारत में बहती है गंगा की सहायक नदी, उसकी भी सहायक नदी कौन सी है? मेची नदी। तो नेपाल की जो सीमा है वो काली नदी से लेकर मेची नदी के बीच में जो है आपके निर्धारित कर दी गई सुगोली की संधि के तहत। अब विवाद कहाँ उत्पन्न हुआ वर्तमान के अंदर, उसको समझना मित्रों बहुत ही अच्छे तरीके से। भारत के अंदर मित्रों यहाँ उत्तराखंड है और उत्तराखंड के अंदर ये पिथौरागढ़ जिले के अंदर यहाँ पर एक जगह पड़ती है। यहाँ पर इस जगह को है लिपुलेख दर्रा, और ये जो लिपुलेख दर्रा है ये कैलाश मानसरोवर जाने का प्रवेश द्वार है। यहाँ से होकर हम लोग सीधे कहाँ पहुँचते हैं? चीन के अंदर, तिब्बत के अंदर कैलाश पहुँचते हैं। पर ये जो जगह है वो बहुत ही दुर्गम रास्ता है, मतलब सड़क बनी हुई है नहीं और बहुत ही मुश्किल से आपके यहाँ पे यात्री जो है वो मानसरोवर जा पाते हैं। तो इससे लिपुलेख से इधर की साइड में आपके एक जगह पड़ती है काला पानी, नेपाल के अंदर ही, सॉरी उत्तराखंड के अंदर ही काला पानी नामक एक जगह है। तो काला पानी से लेकर लिपुलेख के बीच में, काला पानी से लेकर लिपुलेख के बीच में 80 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया भारत ने। भारत द्वारा मानसरोवर यात्रा पर जाने हैं तो सुरक्षित जाने हैं तो सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया। काला पानी उत्तराखंड से लेकर लिपुलेख उत्तराखंड के बीच में 80 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू किया। जैसे ही भारत ने ये सड़क बनानी शुरू की, नेपाल ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया कि भाई आप हमारे क्षेत्र में सड़क मत बनाओ, हमारे क्षेत्र में सड़क मत बनाओ। तो ये क्षेत्र तो आज हमारे पास में है, तो नेपाल इसके ऊपर अपना अधिकार क्यों बता रहा है? नेपाल ने कहा कि भाई हम सुगोली की संधि को मानते हैं। तो भारत ने कहा कि हम भी सुगोली की संधि को मानते हैं। नेपाल ने कहा कि हम सुगोली की संधि को मानते हैं और सुगोली की संधि कहती है कि काली नदी से लेकर मेची नदी के बीच में नेपाल की सीमा होगी। तो भारत ने कहा कि हम भी सुगोली की संधि को मानते हैं और इसमें आपके सुगोली की संधि कहती है काली और मेची के बीच में सीमा होगी नेपाल की। भारत कहता है कि हम भी यही मानते हैं।
कि आपकी सीमा काली से मेची के बीच में है। तो विवाद कहाँ उत्पन्न हुआ? एक्चुअली मित्रों, ये जो काली नदी है, जिसको महाकाली नदी भी कहते हैं, शारदा नदी भी कहते हैं, ये 3 शाखाओं के रूप में निकलती है। एक शाखा इसकी जो है लिपू लेक के राइट हैंड साइड से निकलती है काली की, एक शाखा इसकी जो है आपके काला पानी से निकलती है, और एक शाखा यहाँ पर आपके एक जगह पड़ती है लिम्पियाधुरा नामक स्थान से निकलती है, और ये तीनों शाखाएं मिलती है और फिर ये आगे बढ़ती है काली नदी। तो 3 शाखाओं के रूप में निकलती है। नेपाल कहता है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है और ये इसका मार्ग है। भारत कहता है कि काली नदी का उद्गम आपके लिपू लेक के राइट हैंड साइड से होता है और ये इसका मार्ग है ना। भारत की माने तो काली नदी का मार्ग ये है और यहाँ तक ही नेपाल की सीमा, उसके बाद भारत है। लेकिन नेपाल की माने तो काली नदी यहाँ लिम्पियाधुरा से निकलती है, और लिम्पियाधुरा से निकलती है तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपके, ये किसका हो जाता है? नेपाल का हो जाता है। भारत का क्षेत्र यहाँ से शुरू होता है अगर नेपाल की माने तो। और नेपाल ने अपना एक नक्शा भी निकाल दिया नया, और इस नक्शे के अंदर उन्होंने लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को उन्होंने अपने नक्शे के अंदर बताया, जिसका भारत ने क्या किया? विरोध किया। तो ये मित्रों आपके जो नेपाल और भारत के बीच में विवाद पैदा हुआ है वो काली नदी को लेकर हुआ है, क्योंकि काली नदी की 3 शाखाएं हैं। नेपाल कह रहा है कि इस शाखा से, लिम्पियाधुरा से जो शाखा निकलती है, वहाँ से काली का उद्गम होता है और उससे पहले का क्षेत्र पूरा हमारा है। और भारत कहता है काली नदी का उद्गम यहाँ से होता है और जो है आपके इस तरफ ही आपके नेपाल है, उधर वाला पूरा इलाका हमारा है आपके। हालांकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र वर्तमान में आपके भारत के पास में स्थित है, लेकिन इस नदी के उद्गम को लेकर जो इधर और इधर जो इलाका हो जाता है, उसको लेकर विवाद पैदा हो गया आपके भारत और नेपाल के बीच में। मेन विवाद होने के पीछे वजह मित्रों है कि नेपाल के अंदर जो वर्तमान में सरकार है वो आपके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है नेपाल के अंदर। और इस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के वर्तमान में जो पीएम है केपी शर्मा ओली, ये नेपाल के वर्तमान में क्या है? प्रधानमंत्री है। और आप समझ चुके होंगे नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है तो चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, और इसके जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली वो पूरे के पूरे चीन की गोद में ही बैठे हैं। तो ये सारा खेल चीन के इशारों पर ही हो रहा है। तो आज तक नेपाल ने कभी भी आपके इस तरह का विवाद उत्पन्न नहीं किया। ये क्षेत्र पहले से ही हमारे पास में है, आज ही उनको ये क्षेत्र क्यों देखा? मित्रों, नेपाल जो है वो पूरा का पूरा जो है आपके एक बफर क्षेत्र का काम करता है और चारों तरफ से आपके स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। अगर नेपाल को जो है दूसरे किसी देश से कोई सामान मंगाना होगा तो वो या तो भारत के थ्रू नेपाल में पहुंचेगा या चीन की साइड से नेपाल में पहुंचेगा, क्योंकि चीन की समुद्री सीमा लगती है और भारत की भी समुद्री सीमा लगती है। तो भारत की बंगाल की खाड़ी से होता हुआ ये सामान पश्चिम बंगाल होते हैं नेपाल जाएगा, या फिर चीन से होता हुआ ये सामान जो है आपके नेपाल पहुंचेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है नेपाल को? अगर वो चीन से सामान लेके आता है तो चीन से, चलो मान लो अगर कोई 10 रुपये की चीज़ है वो भारत की बंगाल की खाड़ी पे आई और यहाँ से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से नेपाल तक पहुँचेगी, तो वो 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये की होगी, 2 रुपये ट्रांसपोर्ट पे लगेंगे। लेकिन अगर चीन से अगर वो नेपाल अपना सामान मंगाता है तो एक बहुत ही लंबा ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाएगा नेपाल का, और वही 10 रुपये की चीज़ नेपाल को 22 रुपये में पड़ेगी। तो भारत अगर इस सीमा को ब्लॉक कर दे यहाँ से, तो नेपाल को अपनी पूरी की पूरी पता चल जाएगी। भारत ने पहले एक बार कर भी चुका है, यहाँ से सीमा ब्लॉक 2 महीने के लिए कर दी थी, तो नेपाल की हालत ख़राब हो गई थी। नेपाल के प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कह दिया था कि भाई आप लोग अपने जो है हवाई जहाज़ लेके आ रहे हो, लेकिन पेट्रोल साथ में लेके आना, हमारे पास में पेट्रोल तक नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट कहाँ से करें? चीन से करेंगे तो जो चीज़ 1 रुपये की है वो 10 रुपये में पड़ेगी,
इसलिए भारत यहाँ से अगर सीमा ब्लॉक कर दे तो नेपाल की हालत ख़राब हो सकती है। तो फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होने के कारण आपके नेपाल ऐसी हरकतें कर रहा है और नए नए नक्शे जारी कर रहा है। तो ये नेपाल और भारत के बीच में जो काली नदी को लेकर जो छोटा सा विवाद उत्पन्न हुआ था, उसको मैंने आपको बताया कि विवाद किस वजह से हैं आपके। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मित्रों, तो बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश के साथ हमारे क्या विवाद है? बात करूं बांग्लादेश के साथ सीमा विवादों की, तो मित्रों हमने जून 2015 के अंदर 100वें संविधान संशोधन जिसमें आपके जो बिल था वो बिल था 119वां बिल। 100वें संविधान संशोधन द्वारा सभी विवाद हमने क्या कर दिए? समाप्त कर दिए भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा के। तो 2015 के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में अब कोई सीमा विवाद नहीं है। तो ये मित्रों हमने जो भारत की सीमा पर विवादों की दास्तान थी उस पर हमने चर्चा की। पाकिस्तान के साथ पीओके और सरकरी को लेकर विवाद, चीन के साथ में आपके जो जितने भी विवाद थे उसका पूरा इतिहास आपने देखा, नेपाल के साथ आपके जो विवाद है ये भी आपने देखा है, और बांग्लादेश के साथ हमारे सीमा विवाद 2015 में पूर्ण रूप से क्या हो गए? समाप्त हो गए। मित्रों भारत जो है आपके वर्तमान में अपनी सीमा को आपके सुरक्षित करने हेतु एक समग्र एकीकृत सीमा जो है आपके कार्यक्रम चला रहा है, जिसके तहत उन्होंने आपके मधुकर गुप्ता समिति का गठन किया। मधुकर गुप्ता समिति का एक ही काम था कि भारत की सीमा को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए, उसके लिए आप सुझाव दीजिए। तो मधुकर गुप्ता समिति ने जो सबसे बड़ा सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि आप अधिकतम टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए ताकि भारत की सीमा क्या हो सके? सुरक्षित हो सके। याद रखिएगा मित्रों, भारत ने एक उपग्रह भी लॉन्च किया है जो भारत की सीमा की क्या करता है? निगरानी करता है। इसको बोलते हैं GSAT-7। याद रखिएगा, भारत की सीमा की सुरक्षा या निगरानी करने है तो या भारत की जो है आपके सुरक्षा है तो जो आपके समर्पित उपग्रह है वो कौन सा है, पूछ ले आपसे, तो याद रखिएगा GSAT-7 उपग्रह जो है भारत की सीमा की सुरक्षा या सुरक्षा है तो समर्पित उपग्रह है। तो ये पूरी की पूरी सीमा से संबंधित दास्तान हो गई हमारी कंप्लीट। यहीं लेंगे, अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।